डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक का जो 5वां लेसन है अधिकार, उसके संबंध में राइट्स। तो उसके अंदर अपन ने कुछ प्रारंभिक बातें अपन ने देख ली थी, जिसमें कि अधिकार कहेंगे किसे, अधिकार होते क्या हैं, किस प्रकार से अपने को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से अपन इसको प्रयोग में लेते हैं और इनका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से अपन अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। आज की कक्षा में अपन वो देखेंगे कि अपन ने जो प्राचीन काल की अगर अपन बात करते हैं तो प्राकृतिक अधिकारों की बात की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर अपन बात करते हैं तो मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी बातें की जाती है। तो आज अपन देखेंगे ह्यूमन राइट्स के संबंध में, जिसमें अपन ने कल की कक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में अपन ने देखा था कि 10 अक्टूबर 1948 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और यह आह्वान किया गया था यूएनओ के द्वारा कि उसके सदस्य राष्ट्र हैं वो उन पे किस प्रकार से एक प्रकार से उनकी स्थापना करे, किस प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनकी जागरूकता है और है वो लोगों तक पहुंचाए। इसके संबंध में अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे अपने हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में। तो भारत का राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसके संबंध में अपने को विशेष ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना की गई थी वो अक्टूबर 1993 में की गई थी, यानी कि इसकी जो घोषणा 10 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन एक जो अंतिम प्रोसेस दी गई थी वो 12 अक्टूबर को दी गई थी। और लेकिन इसकी जो रूपरेखा है, प्रारूप है, प्लान है, वो 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था। तो अक्टूबर 1993 को अपने को ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना है वो अक्टूबर 1993 के अंदर की गई थी। और इसकी स्थापना जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उनके तहत की गई थी। अपन से पूछा जा सकता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, अपना नेशनल ह्यूमन राइट्स जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी इसमें काफी सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। या अपन कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष हो गया और 6 अन्य सदस्य हो गया। और अध्यक्ष सहित अगर अपन से पूछे तो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 7। और ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो पहला अध्यक्ष था वो HL दत्तू था। जो पहला अध्यक्ष बना था वो बना था HL दत्तू। ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। ये पहला अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रथम अध्यक्ष था NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका पहला अध्यक्ष था वो था HL दत्तू। और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 7। और इसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी होती है, और वो कमेटी सिफारिश करती है, उन्हीं को अध्यक्ष और सदस्य पद पर राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और जो अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या 17 वर्ष, यानी कि जो भी पहले होता है वो मान्य रहता है। सामान्यतः इसकी 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो अगर 17 वर्ष पहले कवर कर जाता है तो उसके जो कार्यकाल है वो कम हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 69 वर्ष का अध्यक्ष या सदस्य बनता है अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो वो 1 वर्ष तक ही बना रहेगा, क्योंकि वो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 70 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति के समय उसकी आयु कितनी थी, 69 थी। अगर कोई 68 का है तो 2 वर्ष चलेगा, अगर वो 65 का है तो पूरा 5 वर्ष रहेगा। अगर मान लीजिए 60 वर्ष का कोई व्यक्ति बनता है तो वो पूरा 5 वर्ष रहेगा, क्योंकि 70 वर्ष होंगे तब तक 10 वर्ष लग जाएंगे उसका, लेकिन कार्यकाल कितना, 5 ही वर्ष है। तो इसमें से जो भी पहले होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष वो मान्य होता है इन अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। इसके बाद बात आती है इनको हटाने की।
तो इनको केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता का क्या हो जाए, आरोप सीधे हो जाए कि ये किसी दुराचार में या ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव और उस पर किसी भी प्रकार का उस पर कोई इस प्रकार का विवाद हो जाता है जिससे उसको हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो उनकी अध्यक्षता में एक जांच की जाती है और उसके बाद उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यह तो हो गए अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में कुछ सामान्य बातें, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी और बहु सदस्य है, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उन स्तरीय जो कमेटी होती है उसकी सिफारिश पर की जाती है। और अपने हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था अचल दत्तू। इसका कार्यकाल अपन ने देख लिया, या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले है वो मान्य रहता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं अपने राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन है वो मार्च 1999 में किया गया था और बाकी की लगभग बातें सेम यही है। ये बातें अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। जो अपन ने नेशनल ह्यूमन राइट्स में पढ़ा था लगभग उनके कार्य और ये अपने राज्य स्तर पर उसी के वही सेम ही है। अब बात करते हैं अपने सूचना का अधिकार। इसमें कुछ शब्दावली आई है अपने इस लेसन में, काफी शब्दावली, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम की बात आती है। तो ये सूचना का अधिकार कहेंगे किसे, यानी कि वह अधिकार जिसके द्वारा जनता विभिन्न सरकारी संस्थाओं से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व की सूचनाएं प्राप्त कर सकती है, क्या कहलाती है, सूचना अधिकार। यानी कि ऐसा अधिकार जिसमें आम पब्लिक है वो विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व की जो सूचनाएं हैं उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? सूचना का अधिकार अधिनियम आया था उसके तहत, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार। यह एक आम व्यक्ति को होता है जो भारत का नागरिक है, उसको सूचना प्राप्त करने का, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व की जो सूचनाएं हैं उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है जिसके तहत अपन प्राप्त करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार बोलते हैं। यह बात अपने को क्या रखनी है, विशेष ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक शब्द आता है राजनीतिक पार्टी या दल। जो विभिन्न राजनीतिक, जैसे आप राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां, उनके संबंध में आपने देखा होगा जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, पीडीपी, अनेक प्रकार की जो राजनीतिक दल हैं। वो राजनीतिक दल क्या अपन कहेंगे किसे, यानी कि लोगों का वह समूह है जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करता है, कार्य करता है। चाहे ये विभिन्न जो राजनीतिक दल जो अभी मैंने बताए हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, सपा है, समाजवादी समाजवादी पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, अनेक प्रकार की ये पार्टियां हैं। ये इनका काम होता है चुनाव लड़ना और जो सरकार में आकर एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। इन्हीं उद्देश्य को लेकर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी या दल बोलते हैं। फिर बात आती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है, तो लोकतांत्रिक देश किसे कहेंगे, तो लोकतांत्रिक देश उसे कहेंगे यानी कि वह देश जहां जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान में जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो सत्ता का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो भारत एक क्या हुआ, लोकतांत्रिक राष्ट्र हुआ। इसके अपोजिट अगर अपन उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन बात करें, जैसे नॉर्थ कोरिया है तो वहां राजशाही शासन है, राजा का शासन है, तानाशाही शासन है, किम जोन वहां का शासन है। तो वहां इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन नहीं किया जाता। वहां का जो शासक है वो वंशानुगत चला आ रहा है, जो शासक का पद है वो एक राजशाही शासन है, तानाशाही शासन है। जबकि ऐसा अपने यहाँ नहीं है। क्यों? अपने यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ऐसे देशों में जनता की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता पर बल दिया जाता है, यानी जो राजनीतिक क्षेत्र में और में जनता की भागीदारी पर बल दिया जाता है। यह बात अपने को क्या रखनी है, विशेष ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक अधिकारों की, कि राजनीतिक अधिकार किसे कहेंगे, तो वे अधिकार जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित होते हैं राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे अपने नागरिकता का अधिकार है, मताधिकार है, वयस्क मताधिकार की अगर अपन बात करते हैं, मूल संविधान में 21 वर्ष था, वर्तमान में उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, बिल ऑफ राइट्स जिसको अपन बोलते हैं,
उसकी अगर अपन बात करते हैं, जिसको अपने विस्तार से पढ़ा था, वर्तमान में 6 मूल संविधान में 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसके संबंध में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक होता है अपनी आजीविका, तो व्यक्ति द्वारा जीवन जीने एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पारिश्रमिक और लाभ अर्जित किए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। यानी अपने जीवन जीने और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक प्रकार से जो परिश्रम करता है और उसका उद्देश्य क्या रहता है, लाभ अर्जित करना, और उस लाभ अर्जित करने से अपना जीवन जी सके और अपनी आवश्यकताओं की उस लाभ से क्या कर सके, पूर्ति कर सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, आजीविका के संसाधन। एक होता है सार्वभौम मताधिकार, तो वे अधिकार जो सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्येक स्थान पर क्या होते हैं, अनिवार्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, सार्वभौम अधिकार कहलाते हैं। यानी जिसमें सभी लोग आसानी से क्या कर ले, स्वीकार कर ले। तो ये इससे कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दावली आई थी इस लेसन में, उसके बारे में भी अपन ने विस्तार से देख लिया है। तो आज इसी के साथ जो अपना राइट्स चैप्टर था, जो अधिकारों से संबंधित था, वो आज कंप्लीट होता है। बाकी का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।